हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं बेचैनी से इस घर के सामने चक्कर काट रहा था जहां से कल मैंने इस दोशीज़ा को निकलते हुए देखा था। काफी देर गुजरने के बावजूद भी वो लड़की बाहर नहीं आई थी। अब मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। थोड़ी देर के बाद उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। यूं लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हों। अब मुझे हकीकतन डर लगने लगा था। एकदम से मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मैं डर के मारे घर के सामने से हट गया और साइड पर होकर चुप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो दोशीज़ा अपने घर से बाहर निकली। उसने हमेशा की तरह अपने चेहरे को चादर से ढांपा हुआ था, इसलिए मैं उसके चेहरे को नहीं देख पाया, लेकिन उसकी ये मामूली सी झलक भी मेरे दिल की आग को बुझाने के लिए काफी थी। उसके पीछे पीछे एक आदमी चलता जा रहा था जो कि यकीनन उसका भाई ही था। थोड़ा आगे जाकर वो दोनों रुक गए और आपस में बातें करने लगे। उसके बाद वो आदमी वापस पलट आया, जबकि वो दोशीज़ा आगे की तरफ बढ़ने लगी। जब मैंने उसे अकेला देखा और तसल्ली कर ली कि आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वो दोशीज़ा तेज तेज कदम उठाती आगे ही बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल में 2-3 बार आया कि उसे रोककर उससे बात करूं, लेकिन फिर उसके चिल्लाने के डर से रुक गया और उसका पीछा करने लगा कि वो कहां तक जाती है। हम दोनों बस्ती से काफी दूर निकल आए थे और अब एक मैदानी इलाके में चलने लगे थे। मैं एक जगह रुक गया और उसके आगे बढ़ने का इंतजार करने लगा, क्योंकि इस दौरान अगर कोई हमें देख लेता तो वो साफ अंदाजा लगा सकता था कि मैं इस लड़की का पीछा कर रहा हूँ। और कोई शक नहीं था कि वो इस चक्कर में मुझे ही इस दुनिया से हमेशा के लिए रफू चक्कर कर देता। जब मैंने तसल्ली कर ली कि हम दोनों के दरमियान काफी ज्यादा फासला बन गया है, मैं फिर से चलने लगा। अचानक मेरी नजर एक घर पर पड़ी जिसके बाहर बहुत सारे ऊंट बंधे हुए थे, जबकि उसके अंदर भी बहुत सारे ऊंट जमा थे। मैंने देखा कि वो दोशीज़ा जल्दी से इस घर के अंदर दाखिल हो गई और इस घर का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं भी इस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर चारों तरफ ऊंट ही ऊंट थे, जबकि एक साइड पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने निहायत ही रूखे अंदाज में जवाब दिया, जिसका साफ मतलब था कि मुझे तुम्हारी जात से कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लिहाजा मैं शर्मिंदा होकर वापस आ गया, लेकिन मेरा ध्यान अभी तक इस दोशीज़ा में और इसके ऊँटों से भरे एक घर में अटका हुआ था कि आखिर इस लड़की का इस घर में क्या काम। जब मैं वापस आया तब मेरे तमाम दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर ही वो मेरा मजाक बनाने लगे और मुझे मजनू कहकर पुकारने लगे, लेकिन न जाने क्यों मुझे इनकी ये बातें बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि जो कुछ वो कह रहे थे वो सच ही था। मैं वाकई इस लड़की के पीछे पागल हो गया था, लेकिन इससे सबसे मेरा भी कोई कसूर नहीं था। वो लड़की थी इतनी हसीन कि कोई भी उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता। मुझे चित्राल आए हुए एक हफ्ता हो चुका था। ये एक हफ्ता मैंने इस लड़की का पीछा करते हुए गुजारा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। मैं यहाँ पर किसी से इस बारे में भी पूछ नहीं सकता था, क्योंकि जिस इलाके में हम लोग ठहरे हुए थे ये लोग कम ही बाहर के लोगों से बात करते थे। लिहाजा मेरे तमाम दोस्तों ने अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ यहाँ के खूबसूरत मकामात घूमने में सर्फ कर दी थी। थोड़ी देर बाद मेरा एक दोस्त कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक शरीर मुस्कुराहट आई और फिर वो निहायत ही मजे से कहने लगा, तुम्हारे लिए एक खबर लेकर आया हूँ। जिस लड़की के पीछे तुम दीवाने हुए फिर रहे हो वो शादीशुदा है और आजकल अपने बच्चे को हासिल करने के लिए चक्कर में लगी हुई है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस लड़की की शादी भी हो सकती है। मैं काफी देर तक यही समझता रहा कि मेरा दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने इंतहाई संजीदगी से अपनी बात की तायीद की। दरअसल उसकी यहाँ की एक लड़की से दोस्ती हो गई थी। इसी लड़की के जरिए ही उसने ये सब पता करवाया था, लेकिन मुझे उसकी दूसरी बात समझ में नहीं आई थी। इस बात की भी इसने वजाहत कर दी। दरअसल इस इलाके की औरतें 2 रातें ऊंटों के साथ गुजारती थी। ये 2 रातें गुजारने के बाद वो हामला हो जाती थी। अरसलान की बात सुनकर हम सब दोस्तों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने बेचैनी से पहलू बदला। हम सब एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। इस लड़की की 2 रातें पूरी हो चुकी थी और फिर इस दिन के बाद वो लड़की मुझे कभी भी घर से बाहर दिखाई ना दी।
लेकिन ये बात मुझे अभी तक हजम नहीं हो रही थी कि आखिर एक लड़की ऊंट के साथ रात गुजारने के बाद कैसे हामिला हो सकती है। मैं ये सब पता लगा कर रहूंगा, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त मेरी तरफ यूं देखने लगे जैसे मैं कोई नफ्सियाती मरीज हूँ। उनका देखना बनता भी था, क्योंकि इस इलाके के लोग बहुत सख्त थे। मैंने अपने दोस्तों में से पूछा कि कौन इस मामले में मेरी मदद करेगा, लेकिन सबने ही मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम सैर तफरीह के लिए आए हैं, बेहतर यही होगा कि खैर खैरियत से वापस जाए। इन मामलात में ना उलझे, ये कबायली लोग बहुत गैरतमंद और खतरनाक होते हैं, तुम भी सोच समझ कर कोई काम करना। इनका कहना अपनी जगह दुरुस्त था, मगर अभी मुझे एकदम से इसके शादीशुदा होने फिर ऊँटों के साथ रास्ते बसर करने का सदमा लगा हुआ था। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया सिवाय मेरे इस दोस्त ने, जिसने मुझे इस अजनबी लड़की के बारे में बताया था। लिहाजा हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग इस कमरे में कैमरे लगाएंगे ताकि देख सके रात के वक्त वहां पर क्या होता है। लिहाजा अगले ही दिन हम दोनों शहर जाकर वहां से कैमरे ले आए। अब अगला मसला ये था कि हम कैमरे इस कमरे में कैसे लगाएं। मैंने अरसलान से कहा कि वो सोनिया को ये काम सौंपे, लेकिन अरसलान का कहना था कि वो बिल्कुल जाहिल है, उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लिहाजा अब जो करना था वो हमने ही करना था। मैं जब भी इस जगह के बारे में सोचता, मेरे सामने उस बूढ़े शख्स का चेहरा घूम जाता। तकरीबन 2 दिन हम इसी कोशिशों में लगे रहे और तीसरे दिन हमें मौका मिल गया, जब सोनिया ने हमें बताया कि वो बूढ़ा आदमी किसी जरूरी काम से गांव से बाहर गया हुआ है। लिहाजा हम सोनिया के साथ वहां चले गए और कैमरे लगाकर वापस आ गए। इस दिन मैं बहुत पुरजोश था। मुझसे कई ज्यादा तजस्सुस सोनिया और अरसलान को था। सोनिया यहाँ रहते हुए भी इस चीज के बारे में नहीं जानती थी। इसका कहना था कि कवारी लड़कियों को इस बारे में नहीं बताया जाता। अगर कोई लड़की इस बारे में पूछती है तो उसे सख्त सजा सुना दी जाती है। 3-4 दिन यूं ही गुजर गए। इन 3-4 दिनों में वहां पर एक भी औरत नहीं गई। अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। हम लोगों की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। मेरे तमाम दोस्त यहाँ से वापस अपने घरों को चले गए थे, सिवाय मेरे और अरसलान के, जो इस राज में पर्दा उठाने के चक्करों में यहाँ पर खवार हो रहे थे। एक पल के लिए तो मेरे जहन में आया कि मैं कुछ सब छोड़कर वापस चला जाऊं, लेकिन अब मैं बहुत आगे आ चुका था। अब वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं था। वो भी मामूल की तरह का दिन था। मैं घर में बैठा खाना बना रहा था जब अरसलान भागता हुआ आया। दरअसल उसे एक औरत के बारे में पता चला था जिसकी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। अब वो हामला होने के लिए इस घर में जा रही थी। ये खबर उसे सोनिया के तवस्सुत से ही पता चली थी। लिहाजा मैंने अरसलान को इस औरत का पीछा करने के लिए कहा था कि उसकी खबर की तस्दीक कर सके। तकरीबन मगरिब के वक्त अरसलान दोबारा वापस आया। वो चेहरे से बहुत खुश नजर आ रहा था। आज वाकई वो दिन था जब हर राज फाश हो जाना था। हमारे कैमरे रिकॉर्डिंग वाले थे। हमारे पास इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। अगले ही दिन हम वो कैमरे उठाकर पता लगा सकते थे कि क्या माजरा हुआ है। वो पूरी रात मैंने जागते हुए और इसी चीज के बारे में सोचते हुए गुजारी। मेरे जहन में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे। मैं इन्हें सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बातें इंसानी अकल से बाहर की थी। तकरीबन सुबह 6 बजे ही मैं उठकर बैठ गया और इसी घर की तरफ चल दिया। वहां से थोड़े ही फासले पर मैंने एक मुनासिब सी जगह ढूंढी, जहां पर बैठकर मैं इस औरत के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, ताकि जल्द से जल्द अंदर जाकर अपना कैमरा उठा सकूं और देख सकूं कि रात के वक्त ऐसा क्या हुआ है जो सबसे छुपाया जा रहा है। तकरीबन वहां पर मुझे 4 घंटे गुजर गए। इन 4 घंटों में कोई भी बाहर ना निकला। थकन और नींद के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां पर बैठकर मजीद इंतजार कर सकता। पता नहीं कब मुझे नींद का झोंका आया और मैं नींद की वादी में चला गया। जब मैं जाग कर उठा तब सूरज सर पर था। मैं हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठ बैठा और तेजी से इस घर की तरफ चला गया जहां पर इस औरत ने रात गुजारी थी। हर तरफ ऊंटों के बोलने की आवाजें आ रही थी, जो माहौल को मजीद दहशतनाक बना रही थी। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता, मुझे अपने पीछे किसी अजनबी शख्स की आवाज सुनाई दी। अब वो एक मर्दाना आवाज थी। आवाज सुनकर मैं हड़बड़ा गया। मुझे लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पीछे वही बड़ा आदमी खड़ा था, जो मशकूक नजरों से मुझे घूरे जा रहा था। उसने मुझसे यहाँ आने की वजह पूछी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं उसे। मैंने बोंगा सा बहाना बना दिया कि मैं यहाँ पर ऊँट खरीदने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर पहले वो मुझे घूरने लगा और फिर कहके लगाकर हंसने लगा। मुझे उसके हंसने की वजह समझ में नहीं आ रही थी। जब वो हंसकर फारिग हुआ तो वो दोबारा संजीदा हो गया और साफ इनकार कर दिया कि ये ऊँट बेचने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक नेक और अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसने मुझे ये भी धमकी दी कि अगर आइंदा उसने मुझे यहाँ पर देखा तो वो मुझे जान से मार देगा। मेरे लिए फिलहाल वहां से भागना ही काफी था। जैसे ही उसने मुझे इशारा किया, मैं फौरन वहां से भाग कर आ गया।
जब मैं घर पहुंचा तो वहां पर अरसलान बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी नजर बेसाख्ता मेरे हाथों में पड़ी जो कि खाली थे। फिर मैंने उसे सारी कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनकर उसका मुंह हैरत से खुल गया और फिर वो मुझे जिंदा बच जाने पर मुबारकबाद देने लगा। लेकिन मुझे कैमरा ना मिल सकने का बहुत दुख था। हमारा एक पूरा दिन जाया हो चुका था। इसके बाद मैंने अरसलान को दोबारा उस जगह पर भेजा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहीं पर मौजूद था। वो पूरा दिन बूढ़े आदमी ने उस कमरे की चौकीदारी करते हुए गुजारा। मुझे यहाँ के बाकी लोगों पर हैरत होती थी, जिन्हें इस मामले में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता था कि या तो इन्हें सारी बात पता है या फिर ये जानबूझकर इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेते। रात को वो औरत दोबारा इस कमरे में गई। रात के वक्त वो अपने शौहर के साथ जा रही थी। इसकी हंसती हुई आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी, जबकि इसका शौहर भी बहुत खुश नजर आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे इन्हें जिंदगी की नवीद मिल गई हो। इस घर के सामने रुककर वो दोनों अपनी जुबान में बातें करने लगे। मुझे उनकी जुबान की थोड़ी बहुत समझ आती थी। जितना मेरी समझ में आ सका वो यही था कि वो आदमी इस औरत से रात के बारे में पूछ रहा था, जबकि वो औरत चहक चहक कर बता रही थी कि उसकी रात बहुत ही रंगीन गुजरी है। ऊंटों ने उसकी सोच से भी ज्यादा उसका ख्याल रखा है और उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने दी। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। भला ऊंट कैसे उसका ख्याल रख सकते हैं? अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। अब मैं किसी भी तरह से इस सब के बारे में पता लगाना चाहता था। अगले दिन मैं इन्हें सोनिया को इसके घर में भेजा ताकि वो वहां से कैमरा उठाकर ला सके। लेकिन सोनिया को बूढ़े आदमी ने ये कहकर अंदर भेजने से इनकार कर दिया कि वो भी कबारी है। कबारी लड़कियों को इन चीजों के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, वरना इनके जहन पर बुरे असर पड़ने का अंदेशा होता है। मुझे इस बूढ़े की शदीद गुस्सा आ रहा था उस पर, क्योंकि उन दोनों को वो बिल्कुल घर के सामने जमकर बैठ गया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि इस बूढ़े आदमी के होते हुए तो हम कभी भी वो कैमरा हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन फिर शाम के वक्त सोनिया ने हमें तसल्ली दी और कहा कि आज के बाद वो बूढ़ा आदमी दरवाजे के सामने नहीं बैठा करेगा, क्योंकि इस औरत के 2 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब जब तक अगली औरत नहीं आई तब तक इस बूढ़े आदमी का इस जगह पर कोई काम नहीं। तकरीबन 2 दिन मजीद गुजर गए। 2 दिन के बाद वो आदमी दरवाजे के सामने से उठ गया। अब ये हमारे पास अच्छा मौका था। मैं तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और वहां से कैमरा निकालकर बाहर ले आया। मैंने निहायत एहतियात से उन्हें अपने कोट के अंदर छुपाया था कि कोई और शख्स ना देख ले। तेजी से अपनी रिहाइश की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर भी मैंने ये कैमरे अरसलान के हवाले कर दिए। मुझे इनके बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद मुझे अरसलान का लटका हुआ चेहरा देखने को मिला। मैं फिलहाल कोई भी बुरी खबर सुनने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन शायद हमारा वक्त ही बुरा चल रहा था। अरसलान ने मुझे बताया कि वो कैमरा रखने से पहले उसे ऑन करना भूल गए थे। मेरा दिल किया कि मैं अपने बाल नोचने लगूं। हमारे इतने दिनों की मेहनत जाया हो गई थी। मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल सोनिया का आया। मैंने ये कैमरा सोनिया को ही रखने के लिए कहा था, लेकिन लगता था कि वो कैमरा रखने से पहले बटन ऑन करना भूल गई थी। अरसलान ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी बहुत सारा वक्त बाकी है, हम दोबारा से ये काम कर लेंगे। लेकिन इसकी तसल्लियां काम नहीं कर रही थी। मुझे किसी भी सूरत सब्र नहीं आ रहा था। इसके साथ साथ मुझे चित्राल के सब लोगों पर गुस्सा आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अगले ही दिन यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन फिर अरसलान और सोनिया के रोकने पर रुक गया। अगले ही दिन हम वहां पर दोबारा जाकर कैमरा लगाएंगे। इस बार मैंने पूरी तसल्ली की कि कहीं कोई मसला तो नहीं। अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद मैं दोबारा इस कमरे से बाहर निकल आया। इस बार मेरे जहन में कुछ और बातें भी चल रही थी, जिनमें सबसे जरूरी ये थी कि मैं एक दिन खुद कमरे के बाहर बैठूंगा और अंदाजा लगाऊंगा कि अंदर क्या होता है, क्योंकि इस कमरे में कोई भी खिड़की नहीं थी जिसकी मदद से देखा जा सके कि अंदर क्या चल रहा है। और इसकी हिफाजत करने के लिए भी वो बूढ़ा चौकीदार वहां पर मौजूद था। मुझे अरसलान और सोनिया ये काम करने से रोका, लेकिन इससे मेरी जिंदगी को खतरा था। अगर कोई भी शख्स मुझे वहां पकड़ लेता तो वो मुझे मारने में 1 मिनट न लगाता। लेकिन अब मेरे तजस्सुस का दर्जा बहुत बढ़ गया था। अब मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता था। लिहाजा 3 दिनों के बाद एक और औरत वहां पर रात गुजारने के लिए गई। मैं भी इसके पीछे पीछे इस जगह पर चल दिया और निहायत ही एहतियात और मोहतात अंदाज में कमरे के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। वहां पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मैं इस पोजीशन में बैठा हुआ था कि कोई दूसरा मुझे वहां पर देख ना सके। अपनी अच्छी खासी तसल्ली करने के बाद मैं पुरसुकून हो गया। तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त था जब अचानक मेरी आंख खुल गई। इस कमरे के अंदर से मुझे अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। ज्यादा बुलंद आवाजें ऊंटों की थी जो अजीबो गरीब अंदाज में चिल्ला रहे थे, और इसके साथ साथ मुझे इस लड़की के चिल्लाने की भी आवाजें आने लगी। मुझे इस सबसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर ऐसा क्या हो रहा है। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मैं उठा मुझे बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, रुको तुम, कहाँ पर जा रहे हो? मुझे लगा कि शायद वो मुझे पुकार रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था कि मुझे ही बुलाया है।
मैं खौफजदा हो गया और भागकर अपने घर वापस आ गया। वापस आकर मैंने अरसलान को इस सब के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर अरसलान खुद परेशान हो गया। उसने मुझे सब्र करने के लिए कहा और तसल्ली दी कि 2 दिन बाद इन्हें सब कुछ मालूम हो ही जाएगा। लिहाजा मैं भी इन 2 दिनों के सहारे पर ही बैठा हुआ था। मैंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही इस रात से पर्दा उठाऊंगा, इसी दिन यहाँ से चला जाऊंगा। मैं पहले ही इस चक्कर में बहुत ख्वार हो चुका था। दूसरी तरफ से मेरे घर से भी मुसलसल कॉल्स आ रही थी। मेरी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और घर में कोई और मर्द भी मौजूद नहीं था। मैं भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। अगले 2 दिन तेजी से गुजर गए। जैसे ही हमें पता चला कि वो औरत इस कमरे से उठकर वापस जा चुकी है, इसी दिन हम सोनिया के साथ दोबारा इस कमरे में चले गए। लेकिन वहां पर जाकर हमें मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये सब देखकर मेरा दिमाग गुस्से से घूमने लगा। इससे पहले कि मैं गुस्से में वो दरवाजा तोड़ डालता, सोनिया ने मुझे सब्र करने के लिए कहा। दरअसल इनके घर में एक ऐसी चाबी मौजूद थी जो हर ताले में लग जाती थी। वो चाबी लेने के लिए सोनिया अपने घर चली गई, जबकि हम इसी कमरे के आसपास ही इंतजार करने लगे, जहां पर बहुत सारे ऊंट बंधे हुए थे। इन ऊंटों को देखकर न जाने क्यों मुझे गुस्सा आ रहा था। तकरीबन आधे घंटे के इंतजार के बाद सोनिया वापस आ गई। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात ने। उसने वो चाबी जल्दी से मेरे हवाले की। मैंने देर लगाए बगैर वो ताला खोल दिया। जैसे ही वो ताला खुला, मेरा दिल तेजी से धड़का। मैंने अपने आप पर काबू पाया और तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वहां से हमने जल्दी से कैमरा उठाया और घर वापस आ गए। इससे पहले कि अरसलान इस कैमरे की सेटिंग करता और वो वीडियो बरामद करता, इसके घर से अचानक कॉल आ गई। कॉल सुनने के लिए वो बाहर निकल गया। जब वो वापस आया तो उसका चेहरा लाल था। मैं अंदाजा नहीं लगा पाया कि वो गुस्से में है या शर्मिंदा। उसके साथ ही वो मेरे करीब बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे ये रोता देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने अरसलान की जिंदगी में पहली बार ऐसे रोते हुए देखा और थोड़ी देर पर मुझ पर एक राज आश्कार हुआ। अरसलान के बाप का इंतकाल हो गया था। उसका बाप पिछले 1 साल से बीमार था। मैंने उसे तसल्ली दी और उसके सामने अफसोस किया। इस दौरान हम इस कैमरे से बिल्कुल ही भूल चुके थे। जब हमें इस बस पर बिठाने लगा वो, तब मुझे दोबारा से उस कैमरे की याद आ गई। लेकिन इस दौरान मैंने अरसलान से इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वो पहले ही अपनी परेशानी में गुम था। इसे बस में बिठाने के बाद मैं दोबारा अपनी रिहाइश पर वापस आ गया। अब मेरी भी यहाँ पर रहने की कोई वजह नहीं थी, लिहाजा मैं जल्दी से अपना सामान पैक करने लगा। शाम के वक्त मैं सारी पैकिंग करके फारिग हो चुका था। इससे पहले कि मैं वो घर छोड़कर बाहर निकलता, सोनिया वहां पर आ गई। उसने चेहरे को चादर से ढांपा हुआ था। सोनिया को वहां पर देखकर मैं परेशान हो गया और उसे डांटने लगा, यहाँ पर क्यों आई हो? अगर किसी ने देख लिया तो उसके लिए परेशानी हो जाएगी। लेकिन उसने मेरी बात को खातिर में नहीं लाना था, ना लाई, और तजस्सुस के मारे मुझसे पूछने लगी, क्या तुमने देखा इस कैमरे में क्या था? उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और सुबह के वाक़े के बारे में उसे बताया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक साया सा आकर लहराया। उसे अरसलान के वापस जाने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका मुंह हैरत से खुल गया। मैं उसके चेहरे से नजरें चुराने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो और अरसलान एक दूसरे से बहुत सारे वादे कर चुके हैं। अरसलान का अचानक जाना उसे परेशान कर गया था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो वापस जरूर आएगा। हालांकि मैं खुद नहीं जानता था कि वो वापस आएगा भी। सोनिया को इसने फकत वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल किया या फिर सच में उसके साथ वफादार है। इससे पहले कि मैं वहां से जाता, उसने मुझे वहीं रुकने के लिए कहा। वो मेरी मिन्नतें करने लगी। लिहाजा उसके लिए मैंने दोबारा वहां पर चंद दिन रुकने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं भी चला गया तो अरसलान कभी भी लौट कर नहीं आएगा। वो भी मामूल की तरह ही एक दिन था। मैं कैमरे की सेटिंग करने में कामयाब हो चुका था। मैंने जल्दी से वो वीडियो ऑन की, लेकिन वीडियो देखकर मैं हैरान रह गया कि उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी जो कि नाकाबिले यकीन होती। औरत ने पूरी रातें वो 2 इस कमरे में सोकर गुजारी थी। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि जो अक्ले इंसान के खिलाफ होता। और इसी शाम सोनिया भी मेरे पास आई। उसे अपनी दोस्त की मदद से ये बात पता चली थी कि ये लोग ऊँटों को बहुत पाक समझते हैं, इसलिए ये हामला औरतों को वहां पर 2 रातें गुजारने के लिए भेजते हैं। दरअसल औरतें पहले से ही हामला होती हैं, मगर वहां पर जाकर वो सिर्फ इन ऊँटों के बीच सोती हैं। मेरा दिल किया कि अपना सर दीवार में मारने लगा। हम लोग न जाने क्या क्या समझते रहे। चंद दिनों के बाद अरसलान वहां वापस आ गया और फिर सोनिया को लेकर ही हम दोबारा अपने इलाके में चले गए, जहां पर अरसलान ने सोनिया से शादी कर ली।